गुड मॉर्निंग बच्चे लोग। चलिए स्टार्ट किया जाए। हम लोग कल के क्लास में पढ़े थे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल, है ना। आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल, ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल। एक्सियल लाइन हम लोगों ने पढ़ लिया था, इस बार इक्वेटोरियल लाइन पढ़ेंगे, है ना। चलिए समझते हैं। सबसे पहले तो हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है का मतलब क्या है कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लग रहा है उस फोर्स का वैल्यू निकालना है, और कहाँ पे, इक्वेटोरियल लाइन पे। तो सबसे पहले तो हमको क्या करना होगा बच्चों, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल लेना होगा। तो हम लोग एक इलेक्ट्रिक डाइपोल ले लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसका पोल स्ट्रेंथ कितना है, क्यू है। ये चार्ज नेगेटिव होगा और ये चार्ज पॉजिटिव होगा। डाइपोल है तो डाइपोल का लेंथ भी होगा। डाइपोल लेंथ को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, 2L से डिनोट करते हैं। डाइपोल है तो डाइपोल मोमेंट भी होगा। डाइपोल मोमेंट को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, P से। और डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर से किधर होता है, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। ठीक है, हमको इक्वेटोरियल लाइन पे देखना है। कहाँ पे देखना है, इक्वेटोरियल लाइन पे। चलिए समझते हैं बात को, है ना। ये मान लेते हैं हम कि ये पॉइंट O है और ये पॉइंट O इस डाइपोल का मिड पॉइंट है। क्या है ये, डाइपोल का मिड पॉइंट है। अगर ये मिड पॉइंट है तो ये डाइपोल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा ना। ओके, अब हमको इक्वेटोरियल लाइन पे जाना है। कल मैंने पढ़ाया था पोल को ज्वाइन करने वाला लाइन एक्सियल लाइन कहलाता है। ये जो पोल है, इस पोल को ज्वाइन करने वाले लाइन को क्या बोलते हैं, एक्सियल लाइन। और इस एक्सिस के परपेंडिकुलर जो लाइन बनाते हैं हम लोग, ठीक है, इस लाइन को हम लोग इक्वेटोरियल लाइन बोलते हैं, हाँ या ना। एक्सिस के परपेंडिकुलर जो लाइन है, ये लाइन क्या कहलाता है, इक्वेटोरियल लाइन कहलाता है। ठीक है, तो हमको बोला गया कि वो जो मिड पॉइंट है, इस मिड पॉइंट से R दूरी पे आप बताइए कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। ठीक है, अब बच्चे लोग हमको इलेक्ट्रिक फील्ड बोला गया है यहाँ पे मान लेते हैं इस पॉइंट को M बोलते हैं। पॉइंट M पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए अगर बोला गया है, इसका मतलब ये है कि पॉइंट M पे एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है। इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे हमको फोर्स निकालना है, यही है ना। अब इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगाएगा कौन कौन, एक ये माइनस क्यू चार्ज लगाएगा और एक ये प्लस क्यू चार्ज लगाएगा। ठीक है, और फोर्स का जो डायरेक्शन होता है वो डायरेक्शन हम लोग कैसे निकालते हैं, फोर्स का डायरेक्शन। तो सबसे पहले तो दोनों चार्ज के सेंटर को ज्वाइन करते हैं, यही करते हैं ना। और ये फोर्स हमेशा लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर के ऊपर ही क्या करेगा, काम करेगा। ठीक है, तो अब हम लोग एक एक करके देखेंगे। ठीक है, देखिए अभी ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। नेगेटिव पॉजिटिव में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। और जब ये अट्रैक्ट होगा तो इधर किधर अट्रैक्ट होता हुआ नजर आएगा, इधर अट्रैक्शन दिखेगा हमको, हाँ या ना। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे रिपल्शन होगा। ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव में क्या होगा, रिपल्शन होगा। तो ये इधर रिपेल होता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो फोर्स लग रहा है इसको इलेक्ट्रिक फील्ड E1 बोल दे रहे हैं, और नेगेटिव चार्ज की वजह से जो लग रहा है इसको इलेक्ट्रिक फील्ड E2 बोल दे रहे हैं।
अब देखिए एक पॉइंट पे दो वेक्टर काम कर रहा है ना। और अगर एक पॉइंट पे दो वेक्टर काम करेगा तो हमको वहां पे क्या निकालना पड़ेगा, रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। और रिजल्टेंट निकालने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, यहाँ पे पहले तो पैरेललोग्राम बनाना पड़ेगा, ठीक है। और इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा वो हम लोगों को क्या देगा, रिजल्टेंट देगा। तो हम लोग का ये इधर आपको इस तरह से रिजल्टेंट मिल गया ई, हमने बोल दिया ये रिजल्टेंट कितना है ई। बस अब जैसे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। अब एक बात समझिए, ये दूरी r है, यहां से यहां की दूरी l है, और ये परपेंडिकुलर है बिल्कुल, तो ये तो हाइपोटेन्यूज होगा ना, और ये भी क्या होगा, हाइपोटेन्यूज होगा। तो यहां से यहां का लेंथ बता सकते हैं आप लोग, क्या बताएंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इसी तरह से ये वाला का क्या बोलेंगे, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। इस डाइपोल का नाम रख देते हैं कुछ ए बी, ठीक है। ये डायग्राम क्लियर है आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं डायग्राम में, चलिए लिखेंगे, बनाइए इसको, हो गया, ठीक है, कुछ तो बना लिए ना, बना रहेगा। देखिए अभी इधर देखिए, ये एक ट्रायंगल दिख रहा होगा ए बी एम, दिख रहा ना, और इसका ये साइड ए एम और बी एम दोनों का लेंथ क्या है, सेम है। और अगर दोनों साइड का लेंथ सेम है तो ये कौन सा ट्रायंगल बन जाता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाता है ना। अब देखिए सिर्फ आइसोसेलेस, अब देखिए यहाँ पे है ना, समझेंगे बात इधर प्लीज। देखिए ये दोनों साइड बराबर है, मतलब ये दोनों जो यहाँ पे एंगल बनाएगा, ये दोनों एंगल भी क्या होगा, सेम होगा, होगा ना, ये दोनों एंगल सेम। अब देखिए ये एंगल थीटा है, और अगर आप देखेंगे तो ये ऑल्टरनेट एंगल है, ये इसका ऑल्टरनेट है ना, तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा। ये एंगल थीटा है तो ये वाला इसका करस्पॉन्डिंग एंगल है, ये भी कितना होगा, थीटा होगा, ठीक है। तो ये भी थीटा है और ये भी कितना है, थीटा है। चलिए आगे बढ़े। अगर अब हम आपसे पूछे कि बच्चों बताइए E1 क्या है, E1 तो क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट M ड्यू टू चार्ज, कौन सा, ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू, यही है ना। E1 किसके वजह से है, प्लस क्यू की वजह से। इसी तरह से आपसे अगर हम पूछेंगे बाबू E2 क्या है, तो आप क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट M ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू। और ई को हम लोग क्या बोलते हैं, ई क्या है, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, E1 और E2 का रिजल्टेंट है ना, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। पी से क्या लिखते हैं बच्चों, पी से क्या लिखते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है। और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, P इज इक्वल टू क्यू इंटू 2L। चलिए इसके बाद आगे पहले लिखेंगे, उसके बाद हम लोग करेंगे। लिखिए, लेट अस कंसीडर, जहां तक बना है उसके नीचे की लाइन में लिखिए, जहां तक बना है इसको नहीं लिखना है अभी, यहां बना है ना ये वाला, उसके नीचे की लाइन में लिखिए, लेट अस कंसीडर, लेट अस कंसीडर, लेट अस कंसीडर an electric dipole, let us consider an electric dipole AB, capital A capital B, an electric dipole AB, an electric dipole AB of pole strength, of pole strength, of pole strength Q, of pole strength Q, small q, pole strength Q, and dipole length, and dipole length A and B बोलेंगे या A B बोलेंगे आप, and dipole length 2L,
and dipole length 2L, 2 into small l, full stop. O is the midpoint of the dipole. 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 Full stop. इसके आगे लिखिए M, कैपिटल M, यहां लिखे ना M, लिखेंगे M, लिखिए M is any point, M is any point, M is any point at a distance R, small r, at a distance R, small r, from O, from O, from O, on equatorial line, on equatorial line, from O, on equatorial line, on equatorial line of dipole, on equatorial line of dipole, where we want, where we want to determine, where we want to determine electric field, where we want to determine electric field, where we want to determine electric field. बस अब इधर देखेंगे, है ना, कुछ लिखना उखना नहीं है, अब इधर सुनेंगे. हम लोग जानते हैं, वी नो दैट, मैंने आइसोलेटेड चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या बताया था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाई R स्क्वायर. तो अगर हम यही फॉर्मूला लगाएंगे तो बताइए E1 का वैल्यू क्या लिखना होगा हमको. देयरफॉर E1 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. चार्ज कितना है E1 के लिए, Q है, Q चार्ज है ना यहाँ पे, और डिवाइड बाय डिस्टेंस कितना है, स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर. ये स्क्वायर ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो E1 का वैल्यू कितना मिलेगा आपको, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाई R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर. ये आपको E1 का वैल्यू मिल गया. इसके बाद E2 का वैल्यू बताइए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. E2 के लिए भी चार्ज कितना है, Q ही है, डिवाइडेड बाई डिस्टेंस कितना है, स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर. ये स्क्वायर और ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, E2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाई R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर. अच्छा बच्चे लोग, क्या E1 और E2 का वैल्यू सेम आ गया है, तो E1 और E2 सेम हो गया. चलिए बहुत अच्छा. क्या आप बता सकते हैं E1 और E2 के बीच में एंगल कितना बन रहा टोटल, मारे लगेंगे, बताइए एंगल कितना बन रहा है, हाँ, 90 डिग्री, 45, 180. सब बुड़बके बैठे हैं का, कितना टोटल एंगल, 120. मारे लगेंगे अभी 150. पंखा हम टांग दे. कौन बोला 180, समझते 180 नहीं है, अरे साफ साफ दिख रहा है, थीटा ई थीटा 2 थीटा. कहाँ देख रहे हैं लोग, नींद में का, या बढ़िया मौसम का मजा ले रहे हैं. एंगल कितना है यहाँ पे, 2 थीटा साफ दिख रहा. उसके बाद सुबह सुबह बोलते सस्ता नशा नहीं करना है, ठीक है. चलिए आगे सुनेंगे अब. देखिए इधर एंगल कितना हो गया, 2 थीटा. आगे सुनेंगे, फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या बोलता है कि जो रिजल्टेंट निकालेंगे हम लोग, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सारे इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होगा, वेक्टर सम होगा.
तो E इक्वल टू क्या लिखना होगा, E1 प्लस, यही दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, E1 और E2 है, और E क्या है उसका रिजल्टेंट है। ये एरो बता रहा है कि ये वेक्टर है, यहाँ पे मतलब यहाँ पे मैग्नीट्यूड भी है, और हमको सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए। क्या चाहिए, तो क्या करेंगे मैग्नीट्यूड के लिए, टेकिंग मॉड्यूलस, मॉड ले लेते हैं, क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ वेक्टर ई इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2, क्या आ जाएगा ये, E इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ क्या होगा, E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 इंटू कॉस थीटा, यही है ना फॉर्मूला। अब देखिए E2 और E1 दोनों बराबर है, तो E2 के जगह क्या लिखेंगे, E1 लिखेंगे, और थीटा के जगह क्या लिखेंगे, 2 थीटा, तो पुट करेंगे यहाँ पे E इज इक्वल टू आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ E1 स्क्वायर प्लस E2 के जगह भी क्या लिखना है, E1, तो E1 स्क्वायर प्लस 2E1 इंटू कॉस कितना 2 थीटा, E1 स्क्वायर प्लस E1 स्क्वायर क्या हो जाएगा ये 2E1 स्क्वायर प्लस 2E1 इंटू E1 क्या होगा 2E1 स्क्वायर इंटू कॉस 2 थीटा, होगा ना यार। अब देखिए 2E1 स्क्वायर का कॉमन ले सकते हैं ना, ठीक है, यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, E इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2E1 स्क्वायर इंटू इंटू 1 प्लस कॉस 2 थीटा। अच्छा आप लोग पढ़े होंगे बाबू, 1 प्लस कॉस 2 थीटा क्या होता है, 1 प्लस कॉस 2 थीटा क्या होता है, ये होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, याद रहेगा। 1 प्लस कॉस 2 थीटा कितना होगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और अगर यहाँ पे माइनस आ जाता तब तो 2 साइन स्क्वायर थीटा लिखते, क्या लिखते 2 साइन स्क्वायर थीटा, याद रहेगा ये फॉर्मूला, मैथ में पढ़े होंगे आप लोग। 1 प्लस कॉस 2 थीटा ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा होता है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा ये 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे आपको मिल गया E इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर इंटू E1 का स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, सबके पास स्क्वायर है ना, तो सब ये रूट से बाहर निकल जाएगा, तो E इज इक्वल टू कितना आ गया 2E1 इंटू कॉस थीटा। अब देखिए आपके पास E1 का वैल्यू है कि नहीं, आप अगर cos थीटा निकाल लीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा ना। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे अगर ये ट्रायंगल देखिए AOM, ये ट्रायंगल दिख रहा है, इस ट्रायंगल में cos थीटा अगर पूछेंगे तो आप क्या बोलेंगे, cos क्या होता है बेस बाई हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है AO, हाइपोटेन्यूज कितना है AM, AO का वैल्यू कितना है L, और हाइपोटेन्यूज का वैल्यू कितना है स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग इसको लिखेंगे अब फ्रॉम फ्रॉम ट्रायंगल AOM, ट्रायंगल AOM से हम बोल सकते हैं कि cos थीटा इज इक्वल टू कितना AO डिवाइडेड बाय AM, और AO का वैल्यू कितना था बाबू L, और AM का वैल्यू कितना है स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। हम E1 का और cos थीटा का वैल्यू उठाएंगे और कहां पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है। पुटिंग वैल्यू ऑफ E1 एंड cos थीटा इन 1, पुटिंग वैल्यू ऑफ E1 एंड cos थीटा इन 1, बताइए E1 का वैल्यू हम लोग कितना निकाले थे, E1 का वैल्यू कितना था, देखिए E1 का वैल्यू कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, यही है ना। तो यहाँ पे पुट करते हैं वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाई R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और cos थीटा का वैल्यू कितना निकाले हैं L डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q इंटू 2 इंटू L, क्या हो जाएगा 2L डिवाइडेड बाई, इधर देखिए इधर ये है R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का पावर 1, और ये है R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का पावर कितना
1/2। स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है? पावर 1/2। तो ये 1 + 1/2 कितना आ जाएगा? ये 3/2। तो इसको हम क्या लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे r² + l² का पावर 3/2। लिख सकते हैं इसको कि नहीं लिख सकते हैं? समझ में आया ना कि r² + l² का पावर 1 है और ये r² + l² का पावर 1/2 है। बेस सेम होता है तो पावर को ऐड करते हैं, तो बेस सेम हुआ तो पावर को ऐड किया, तो ये कितना आ गया? r² + l² का पावर 3/2। 1 + 1/2 कितना होगा? 3/2 होगा। q × 2l को क्या लिखेंगे बच्चों? क्या लिखेंगे? P लिखेंगे। Q × 2l को लिखेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो P / r² + l² का पावर 3/2। ये आपका एक्सप्रेशन है फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन कौन से लाइन पे? इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल पे। याद रहेगा? आगे देखिए, फॉर टाइनी डाइपोल कल बताए थे ना, क्या बताए थे? फॉर टाइनी डाइपोल, छोटे डाइपोल के लिए आर का वैल्यू बहुत बड़ा हो जाता है। किससे? तो क्या करते हैं? नेग्लेक्ट कर देते हैं। किसको? नेग्लेक्टिंग एल। कल पढ़ाए थे ना ये चीज, तो ये इसको नेग्लेक्ट कर दीजिए। क्या मिलेगा आपको? E = 1/4πε0 P / r² का पावर 3/2। ये 2 और ये 2 क्या होगा? कट जाएगा। तो E का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1/4πε0 P / r³। तो दिक्कत यहां तक नहीं ना? कॉपी कीजिए। दिख रहा है? डायग्राम तो बना लिए है ना? थीटा लिखे हैं? थीटा वाला नहीं लिखे हैं? बस कर रहे कर रहे। इतना बड़ा ठीक है? ठीक है ना? दिख रहा है ना सबको? चलिए कॉपी कीजिए। आता है ये पिछले, मतलब पिछले साल या उससे पहले वाले साल में आ चुका है, तो इस बार चांसेस कम है, लेकिन हो सकता है रिपीट करना रहा तो ये क्वेश्चन रिपीट कर सकता है। पिछले साल या इससे पहले वाले में पूछ दिया है ये, तो बहुत हाई चांस नहीं है, लेकिन पढ़ के जाना है, छोड़ के नहीं जाना है। आगे बढ़े। हो गया बाबू? देखिए अब इधर, अगर हम आपको बोले कि बच्चों रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन, ये दोनों में क्या रिलेशन है, तो आप क्या बोलेंगे? ऑपोजिट है, हाँ या ना? याद रखना है कि ऑन इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका डायरेक्शन और किसका? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन, ये दोनों एक दूसरे के क्या रहेगा? ऑपोजिट में रहेगा। और एक्सियल लाइन में क्या आया था? सेम डायरेक्शन आया था ना? याद रहेगा ये बात? लिखेंगे रिमार्क 3 रिमार्क 3 लिखेंगे इसमें। ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑन इक्वेटोरियल लाइन on equatorial line on equatorial line of electric dipole on equatorial line of electric dipole on equatorial line of electric dipole, direction of resultant electric field, direction of resultant electric field on equatorial line of electric dipole, direction of resultant electric field is always opposite is always opposite is always opposite to the direction of
is always opposite to the direction of electric dipole moment is always opposite to the direction of electric dipole moment is always opposite to the direction of electric dipole moment. याद रहेगा, है ना? इसके बाद रिमार्क 4, सुनेंगे इधर। देखिए, मैंने आपको बोला कि बाबू इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल लाइन पे और इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल लाइन पे इसका रेशियो बताइए क्या होगा। तो कल हमने पढ़ा है एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, 1/4πε2p/r³। आज इक्वेटोरियल लाइन पे पढ़े कितना आया है, 1/4πε0p/r³। 1/4πε0 कट गया, p और p कट गया, r³ और r³ कट गया, तो ई एक्सियल बाई ई इक्वेटोरियल कितना आ गया, ये रेशियो 2 आ गया। हाँ या ना? ये ऑब्जेक्टिव में ये सवाल बहुत पूछा जाता है कि एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो क्या होगा, तो आप क्या बोलेंगे, 2 होगा। ठीक है, लिखिए इसको रिमार्क 4 में। रिमार्क 4 में लिखेंगे। जो भी रिमार्क लिखवाते हैं, नोट लिखवाते हैं ना, ये सबको ऑब्जेक्टिव के लिए पढ़ के जाना ही जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी हाल में, किसी भी कीमत पर। चलिए आगे बढ़े, एक सवाल लिखेंगे हम लोग। लिखिए, बोले क्वेश्चन, बोले क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल इज 3 × 10⁻⁷ न्यूटन पर कूलम। फाइंड its value on axial line of dipole, कितना, हाँ यही होगा। तो हमको ई इक्वेटोरियल दे दिया है, कितना दिया है, 3 × 10⁻⁷ न्यूटन पर कूलम। ठीक है, और एक्सियल निकालना है। आपको पता है ई एक्सियल बाई ई इक्वेटोरियल ये 2 होता है, तो ई एक्सियल का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 × ई इक्वेटोरियल आ जाएगा। हाँ या ना? और ई इक्वेटोरियल का वैल्यू आप लोग जानते हैं कितना है, आपको मिलेगा ई एक्सियल इज इक्वल टू 2 × 3 × 10⁻⁷, तो ये कितना आ जाएगा, 6 × 10⁻⁷ न्यूटन पर कूलम। ये सब ऑब्जेक्टिव में आएगा, ये सब सवाल, है ना? ये सब 2 नंबर 3 नंबर में नहीं आएगा, ऑब्जेक्टिव में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये टॉपिक हमारा होता है समाप्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, है ना? सुनेंगे। फॉर द गिवन डाइपोल
R is too much greater than L. Find electric field at point M. Find electric field at point M. पहला सवाल है, पॉइंट M पे आपको बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे आपको दो डाइपोल दिया गया है, एक डाइपोल ये है और एक डाइपोल ये है। पॉइंट M पे बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। क्वेश्चन समझ में आया? ये एक डाइपोल है, इसके मिड पॉइंट से ये दूरी R है। ये जो दूरी है, जो पॉइंट है, ये पॉइंट M बोल रहे हैं हम इसको। इस M पॉइंट पे हमको क्या बताना है? इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बताना है। इसी तरह से इस डाइपोल के मिड पॉइंट से भी दूरी कितना है? R है। और यहाँ पे आपको पॉइंट M पे क्या बताना है? इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये डाइपोल की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है और इस डाइपोल की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। तो आपको बताना है कि ये आंसर कितना आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे टोटल कितना होगा। ठीक है, दिया है फॉर द गिवन डाइपोल R इज ग्रेटर टू मच ग्रेटर देन L। देखिए इधर देखिए कैसे बनता है ये क्वेश्चन, समझिए, है ना। ये डाइपोल है और ये डाइपोल है, दो डाइपोल है। एक एक डाइपोल के लिए ये पॉइंट इक्वेटोरियल लाइन पे आ रहा है और एक डाइपोल के लिए ये पॉइंट एक्सियल लाइन पे आ रहा है। ठीक है, सबसे पहले दोनों का डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन निकालिए। इसके लिए डाइपोल मोमेंट नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होगा, तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मतलब यही होगा डायरेक्शन। इसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को P बोल दिए। यहां पे भी नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होगा, दोनों का पोल स्ट्रेंथ सेम है, डाइपोल लेंथ सेम है, तो दोनों का डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, होगा ना यार। ठीक है, तो दोनों के डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड कितना लिख दिए? P लिख दिए। ठीक है, आगे समझिए, ये पॉइंट इस डाइपोल के कौन से पॉइंट पे है, कौन से लाइन पे है? इक्वेटोरियल पे है। और अगर इक्वेटोरियल पे है तो इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा? ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो इसके वजह से इधर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, होगा क्या? हाँ या ना? नहीं समझे? समझ में आया? तो इसके लिए हम बोल दिए कि ये मान लीजिए ये वैल्यू कितना है? E2 है। इसके वजह से क्या होगा? इसके वजह से भी तो मिलेगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके वजह से कल क्या बताए थे? क्या होगा?
सेम जिधर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है वही होगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो डाइपोल है इसके वजह से, तो आप बोलेंगे जिधर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है उधर ही होगा। इस इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या बोल दिए? इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने बोल दिया कि ये क्या है? E1 है। क्या E1 और E2 अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है? तो अगर आपसे हम बोले कि बताइए रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो ई नेट आप क्या बोलेंगे? पहले तो आप E1 का वैल्यू बताइए। E1 का वैल्यू क्या आ जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³ यही होगा ना? एक्सियल लाइन पे कल बताए थे ना, E1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³। E2 का वैल्यू क्या होगा? ये इक्वेटोरियल लाइन पे है, तो हमने कितना निकाला है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r³। सर आप ये टाइनी डाइपोल वाला क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि क्वेश्चन में कंडीशन दे रखा है, बोला नहीं है टाइनी डाइपोल, लेकिन यहाँ पे कंडीशन दे रखा है कि आर इज टू मच ग्रेटर देन एल। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर आप ई नेट बोलेंगे तो ई नेट क्या होगा बाबू? E1 इधर जा रहा, E2 इधर जा रहा, कौन बड़ा है दोनों में से? E1 का वैल्यू बड़ा है क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई किए हैं ना, तो E1 बड़ा है तो E1 माइनस E2 लिख सकते हैं टोटल को। अपोजिट डायरेक्शन है ना, बड़ा माइनस छोटा होगा कि नहीं होगा? होगा। अब बताइए E1 का वैल्यू कितना है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³ माइनस E2 का वैल्यू कितना है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r³। क्या आ जाएगा ये? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p डिवाइडेड बाई r³। ये आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आया बात? कोई दिक्कत नहीं ना? कॉपी कर लेंगे इसको। नेक्स्ट आगे के सवाल कल और बनाएंगे, इसमें और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन सही मिलेंगे, है ना? ठीक है। और इससे न्यूमेरिकल्स आता है, आगे भी न्यूमेरिकल्स बताएंगे अभी, तो न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट होगा। आज का क्लास यहाँ पे हम लोग करेंगे समाप्त और मिलेंगे कल अपने नए क्लास। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे। नहीं, चलिए बच्चे लोग, आज हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अभी आप लोग को हम एक क्वेश्चन तो बताए हैं, अभी दूसरा क्वेश्चन है ना? ठीक है, वही है सेम, कि आपको निकालना है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल।
बताइए, एक क्वेश्चन ऐसा कराए है ना, बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। आगे आंसर देखिए कैसे बनता है, फिर से सुनिए, है ना। यहाँ पे हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। इस डाइपोल के लिए ये इक्वेटोरियल लाइन है, इस डाइपोल के लिए भी ये पॉइंट इक्वेटोरियल लाइन पे आ रहा है, और इस वाले डाइपोल के लिए ये एक्सियल लाइन पे आ रहा है ना। पहले तीनों डाइपोल का डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन देख लेते हैं। आपको पता है डाइपोल मोमेंट नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएगा। इस वाले डाइपोल को बोल दीजिए 1, इस वाले डाइपोल को बोल दीजिए 2, और इस वाले डाइपोल को बोल दीजिए 3। तो पहले 1 पे आते हैं। नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ ये आपका डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन हो गया। तो आपको पता है कि इसके वजह से जो अब इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि इक्वेटोरियल लाइन पे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल मोमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन पे रहता है। तो अगर डाइपोल मोमेंट इधर जा रहा है तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा ना। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो गया E1। ये वाला सेकंड वाले डाइपोल पे है ये, ठीक है। ये कौन सा लाइन है, इसके लिए पहले डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होगा, ये हो जाएगा नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज। और आप लोगों को पता है कि ऑन एक्सियल लाइन ऑफ द डाइपोल जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसका डायरेक्शन क्या होता है, डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन में होता है। तो अगर डाइपोल मोमेंट का ये डायरेक्शन है तो इसके वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में होगा। इसको हम लोग बोल दिए E2। अब ये वाले पे आइए, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव है मतलब ये आपका डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन हो गया, ठीक है, समझ में आ रहा बात, हाँ या ना। और अब क्या हो जाएगा, इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो अगर डाइपोल मोमेंट इधर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डायरेक्शन होगा कुछ, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या बोल दिए, E3 बोल दिए, ठीक है। अब हमको निकालना है रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये E2 और E3 का सेम डायरेक्शन है तो इसको लिख देंगे E2 प्लस E3 माइनस E1 का ऑपोजिट डायरेक्शन है तो माइनस E1 लिख देंगे। E2 क्या है, ऑन एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल है तो इसका वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p डिवाइडेड बाई r क्यूब, प्लस E3 क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p डिवाइडेड बाई r क्यूब, प्लस सॉरी माइनस E1 क्या हो जाएगा, इक्वेटोरियल लाइन है ना, इसके लिए क्या लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p डिवाइडेड बाई r क्यूब। ये प्लस वाला और ये माइनस वाला क्या होगा, कट जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p डिवाइडेड बाई r क्यूब। ये आ जाएगा आपका आंसर, बन जाएगा इस तरह क्वेश्चन कॉपी कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, लिखिए। ये E बोले तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे आएगा ना, एक ही पॉइंट पे तीन तीन वेक्टर काम कर रहा है ना, तो टोटल निकालेंगे तो जो सेम डायरेक्शन में उसको प्लस भी लिख लिए तो अपोजिट वाले को माइनस भी लिख दिए, ठीक है। हो गया, लिखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए टू चार्जेस टू चार्जेस ऑफ ऑफ प्लस माइनस 3 माइक्रोकुलम, two charges of plus minus 3 microcoulomb are kept at a distance of are kept at a distance of 6 mm, are kept at a distance of 6 mm, full stop,
फाइंड फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, find electric field on the perpendicular bisector, find electric field on the perpendicular bisector of the line joining the two charges, perpendicular bisector of the line joining the two charges, perpendicular bisector of the line joining the two charges at distance of 4 mm, at distance of 4 mm from midpoint, from midpoint of the line joining the two charges, midpoint of the line joining the two charges. बनाइए। बोलता है दो चार्ज है मेरे पास, एक है -3 माइक्रोकुलम और दूसरा है +3 माइक्रोकुलम। इन दोनों चार्ज के बीच की दूरी है 6 mm, यही बोला ना। बोलता है कि इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे बताइए कि 4 mm दूर पे, कितने दूरी पे, 4 mm की दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, यही बोला गया ना, है ना, यही है ना, ठीक है। 4 mm की दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 2L का वैल्यू कितना है बाबू, 6 mm, तो L का वैल्यू कितना होगा 3 mm। 3 mm बोले तो 3 × 10⁻³ मीटर। ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जिसको R से रिप्रेजेंट करते हैं, R का वैल्यू कितना है बाबू 4 mm। 4 mm बोले तो 4 × 10⁻³ मीटर, है या ना। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, और अगर आप देखेंगे तो ये कौन सा लाइन है, एक्सियल या इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द डाइपोल है। और कल मैंने पढ़ाया है कि डाइपोल के इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना 1/4πε0 P डिवाइडेड बाय r² - l² का पावर 3/2, सॉरी r² + l² का पावर 3/2, यही है ना, है ना, श्योर है। आपको सिर्फ P का वैल्यू चाहिए। P क्या होता है, Q × 2L। आपको दिया है Q का वैल्यू कितना है 3 माइक्रोकुलम। माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6। यहां से डाइपोल मोमेंट निकाल लीजिए। Q = 3 × 10⁻⁻6 और 2L का वैल्यू कितना है 6 mm, मतलब 6 × 10⁻⁻3। ये कितना आ जा रहा P का वैल्यू 18 × 10⁻⁹, यही आ रहा ना। ये आपने इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट भी निकाल लिया। अब सारा वैल्यू यहाँ पे आप पुट कर दीजिए, क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा E = 1/4πε0 का वैल्यू कितना है 9 × 10⁻9। P का वैल्यू आपने कितना निकाल लिया है 18 × 10⁻⁻9 डिवाइडेड बाय r², मतलब 4 × 10⁻³ का होल स्क्वायर प्लस l²। L का मतलब कितना है 3 × 10⁻³ का होल स्क्वायर, ठीक है। और इसका सब का पावर 3/2। अब देखिए 10⁻+9 10⁻−9 कट जाएगा, 18 × 9 कितना आ जाएगा 162, यही ना आएगा। 18 × 9 कितना होगा 162 डिवाइडेड बाय, यहां बताइए ये कितना आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16 × 10⁻³ कितना होगा 10⁻6 प्लस
3 का स्क्वायर 9 इंटू 10 का पावर -6 का पावर कितना 3/2 होगा या नहीं होगा? हो जाएगा। अब आप इसको निकालेंगे 16 + 9 कितना आ जाएगा? 16 + 9 25 इंटू 10 का पावर -6 का होल पावर कितना 3/2। सर इसको सॉल्व कैसे करेंगे? इसको सॉल्व करने के लिए पहले आप स्क्वायर रूट को सॉल्व कीजिए। ऐसे लिख सकते हैं क्या? 25 इंटू 10 का पावर -6, देखिए इधर 25 इंटू 10 का पावर -6 का पावर 1/2 और इसका होल पावर 3 लिख सकते हैं ना यार। बाद में 3 इंटू 1/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3/2 आ जाएगा। अब बताइए आप लोग जरा सा यहाँ पे, दिस इज इक्वल टू 162 डिवाइडेड बाई 25 का स्क्वायर रूट कितना होगा? 5 होगा। 10 का पावर -6 का स्क्वायर रूट कितना होगा? 10 का पावर -3 का कितना क्यूब। ठीक है, अब ये कितना आ गया? 162 डिवाइड बाई 5 का क्यूब कितना होगा? 125 इंटू 10 का पावर -3 का क्यूब कितना होगा? 10 का पावर -9। 10 का पावर -9 को ऊपर भेज दीजिए, ये आ जाएगा 162/125 इंटू 10 का पावर +9। अब डिवाइड करके देखिए कितना आ रहा है ये 1.29 1.29 इंटू 10 का पावर 9 इतना न्यूटन पर कूलम। समझ में आया? ठीक है, ये वाला पावर हम लोग को सॉल्व करने में दिक्कत होता है, तो इसमें पहले क्या करेंगे? पहले रूट को सॉल्व करेंगे, बाद में उसका क्यूब कर देंगे। ठीक है, चलो कॉपी कीजिए। दिख रहा है ना सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, टू चार्जेस of +-4 two charges of +-4 microcoulomb +-4 microcoulomb are kept at a distance of are kept at a distance of 12 mm are kept at a distance of 12 mm. Full stop. Find electric field. Find electric field on the line joining the two charges at a distance of 10 mm from midpoint of the dipole from midpoint of the dipole. बोलता है कि मेरे पास एक डाइपोल है, यही बोला है, दो चार्ज है, एक -4 माइक्रोकूलम, एक +4 माइक्रोकूलम। कितनी दूरी पे है? 12 mm की दूरी पे है। बोलता है इन दोनों चार्ज को जो लाइन ज्वाइन कर रहा है, इस लाइन पे 10 mm की दूरी पे बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा।
कहां से 10 mm की दूरी? मिड पॉइंट से। तो इसको मान लीजिए मिड पॉइंट है। यहां से 10 mm की दूरी, मतलब आर का वैल्यू कितना है? आर का वैल्यू 10 mm दे दिया है ना। यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। ये कौन सा लाइन हो गया बाबू? एक्सियल लाइन हो गया है ना। अब देखेंगे, हम लोगों ने पढ़ा है कि एक्सियल लाइन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका फॉर्मूला तो हम लोग को याद है ही है। तो पहले निकाल लेते हैं सारा वैल्यू। आर का वैल्यू 10 mm, मतलब कितना? 10 इंटू 10 का पावर -3 मीटर। 2L का वैल्यू 12 mm, मतलब कितना? 2L का वैल्यू 12 इंटू 10 का पावर -3 मीटर। एल का वैल्यू 6 इंटू 10 का पावर -3 मीटर। डाइपोल मोमेंट का भी जरूरत पड़ेगा। चार्ज कितना है? 4 माइक्रो कूलम। चार्ज है 4 माइक्रो कूलम। माइक्रो बोले तो 10 का पावर -6 कूलम। डाइपोल मोमेंट क्या होता है? Q इंटू 2L। तो P इज इक्वल टू, Q का वैल्यू कितना है? 4 इंटू 10 का पावर -6, और 12 का वैल्यू कितना है? 12 इंटू 10 का पावर -3। 12 चौके 48 इंटू 10 का पावर -9 कूलम मीटर। ये आ गया डाइपोल मोमेंट। अब आपको बोला गया है बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। और आप लोगों ने पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल ये कितना होता है? 1/4πε0 2p इंटू आर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। यही ना पढ़े हैं यार? हाँ या ना। सारा वैल्यू है यहाँ पे, पुट कीजिए आंसर आएगा। इज इक्वल टू 1/4πε0 को क्या लिखेंगे? 9 इंटू 10 का पावर 9 इंटू 2 इंटू पी का वैल्यू कितना है? 48 इंटू 10 का पावर -9 इंटू आर का वैल्यू कितना है? 10 इंटू 10 का पावर -3 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, मतलब 10 इंटू 10 का पावर -3 का होल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, मतलब 6 इंटू 10 का पावर -3 का होल स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर। यही है हाँ या ना। अब ये कितना आ जाएगा? 10 का पावर +9 -9 क्या हुआ? कट गया। ये आपको मिल रहा है 48 इंटू 2 96 इंटू 9 इंटू 10। तो 96 इंटू 9 इंटू 10 इंटू 10 का पावर -3 डिवाइडेड बाई 10 का स्क्वायर 100 इंटू 10 का पावर -6, और ये कितना? 36 इंटू 10 का पावर -6, माइनस करेंगे कितना आ जाएगा? 64 इंटू 10 का पावर -6, और इसका क्या हो जाएगा? ये स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर ना करके अलग अलग लिख देंगे तो थोड़ा आसान हो जाएगा सॉल्व करने में। इंटू 10 का पावर, ये तो 10 और ये 10 का पावर -3, 10 का पावर -2 होगा। इसको लिखेंगे 64 इंटू 10 का पावर -6 इंटू 64 इंटू 10 का पावर -6। डिवाइड कीजिए। 16 4 जा 16 कितना था? 6 जा। यही होता है ना। ठीक है। इसके बाद 4 2 जा 4 3 जा, कितना आ जा रहा है? 9 तिया 27 डिवाइडेड बाई 64 इंटू 2 128 इंटू 10 का पावर -2 है, ये 10 का पावर -6, ये 10 का पावर -6, दोनों ऊपर जाएगा क्या होगा? +6 हो जाएगा। तो 10 का पावर -6 -6 -12 ऊपर गया तो +12। तो 10 का पावर +12 और -2 कितना मिलेगा? 10 का पावर 10। बताइए 27 डिवाइडेड बाई 128 कितना लाए आप लोग आंसर? ये डिवाइड करके बताइए। 20 कितना? 0.210 इंटू 10 का पावर 10। तो इसको लिख सकते हैं ना 2.1 इंटू 10 का पावर 9 न्यूटन पर कूलम। ठीक है। तो क्वेश्चन एक्सियल लाइन इक्वेटोरियल लाइन से इसी तरह का पूछा जाएगा, आप लोगों को इसको सॉल्व करना है। ठीक है। स्कूल के एग्जाम में भी आ जाता है डायरेक्ट। भूल गए का कुछ? 2PR। हाँ, नहीं समझ में आया कहाँ से आया? फॉर्मूला है डायरेक्ट।
इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन, एक्सियल लाइन का यही फॉर्मूला है, कॉपी कीजिए। ओके, थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।